तो भाई आज शुरू कर रहे हैं भाई नेशनल इनकम से। तो सबसे पहले तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या होती है ये देख लेते हैं, है ना। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम है एग्रीगेट मतलब इकट्ठा। तो एग्रीगेट ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अकाउंटिंग ईयर। तो इसमें दो चीज़ें देखने की हैं। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम आगे इसको समझाऊंगा। वैसे आप मान लो वेजिस, सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनको फैक्टर इनकम बोलते हैं, ठीक है ना। और जो फैक्टर इनकम कमाता है कौन? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कंट्री का एक अकाउंटिंग ईयर में। अकाउंटिंग ईयर आपको बताइए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जो भी फैक्टर इनकम एक नॉर्मल रेसिडेंट कमाएगा एक कंट्री का एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको नेशनल इनकम बोलेगा। एक एक नहीं, सॉरी, मतलब सारे मिलके जो कमाएंगे, ठीक है ना। तो एक और इसकी एक और डेफिनेशन है जिसमें बोलते हैं नेशनल इनकम इज अ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। मतलब जितना भी सामान या सेवाएं बनी किसके द्वारा? नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा एक अकाउंटिंग पीरियड, कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा एक अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है ना। उसे बोलेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बस आपको पता होना चाहिए, ऐसा पूछता नहीं है कि नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है ना। मेजर इसको करते हैं किसमें? जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं या समझते हैं। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और इसके अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ये तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, और इसमें कुछ माइनस या प्लस करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसके ये बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो जीडीपी क्या है? तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म से आपको पता चल रहा होगा, ग्रॉस है, डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट है। तो ये बोलता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी लास्ट में फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनेगी किसी भी इकोनॉमी में फाइनल ईयर में, ठीक है ना। और वो एक, जैसे हमारा ये इंडिया है, इसके अंदर अंदर ही बननी चाहिए, तभी तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस है, डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर ही बना है, ठीक है। तो ये जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के अंदर अंदर बनी एक अकाउंटिंग पीरियड में, रेसिडेंट जो है, जो कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं उनके द्वारा, वो आएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको नहीं समझ में आया तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने कल भी आपको बताया था। तो जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे होता है? लैंड है ना, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब किसी भी काम करने के लिए आपको लैंड चाहिए, ठीक है ना। लैंड चाहिए, जैसे आपको फैक्ट्री लगानी है या आपको एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए आपको लैंड चाहिए। तो लैंड आप लोगे और उसके बदले क्या दोगे? आप रेंट देते हो, ठीक है। लेबर, दूसरा है लेबर। लेबर कौन होते हैं? जो जो आपको, जो पीपल आपको कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। तो लेबर आप अपनी कंपनी में रखोगे, उसके बदले क्या दोगे? हाँ, उसके बाद है कौन सा? एक सेकंड। हाँ, लेबर अगर दोबारा बता देता हूँ, लेबर में क्या है? लेबर वो लोग होते हैं जो आपकी कंट्रीब्यूट करते हैं आपके गुड्स और सर्विसेज में, ठीक है। तो लेबर को आप क्या दोगे? वेजेस दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल। आपको कैपिटल चाहिए होगा जब भी आप वो करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे, ठीक है ना। तो कैपिटल के बदले आप क्या दोगे? उसको इंटरेस्ट देते हो, ठीक है। और उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे आप खुद मालिक हो, ठीक है, आप उस पर क्या करोगे? आपने मालिक बने, आपने कुछ रिस्क लिया और आपने कोई प्रॉपर्टी खोली, प्रॉपर्टी या फिर कोई फैक्ट्री खोली, तो उसमें आप क्या उसमें से आप क्या लेते हो? प्रॉफिट। तो फैक्टर इनकम में क्या आएगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हो गए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और इसमें फैक्टर जो इनकम होती है, इसके बदले क्या देते हो? तो आप लैंड के बदले दोगे रेंट, ठीक है। लेबर के बदले दोगे आप क्या? वेजेस है। कैपिटल के बदले क्या दोगे? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है? उसको वो प्रॉफिट लेता है, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये आप ध्यान रखना। थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम को सबसे पहली बार अटेम्प्ट किया था कैलकुलेट करने का दादा भाई नेहरू जी ने 1968 में। आपको बस इतना याद रखना है। फर्स्ट साइंटिफिक मेथड किसने यूज करा था? डॉक्टर VKRV राव ने 1931 और 1932 पे, ठीक है। और इसके बाद फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट किसने किया था? PC महलनोबिस ने, जो हेड थे नेशनल इनकम कमेटी के
इन्होंने बताया था कि पर कैपिटा इनकम है 225 रुपीज़, ये रुपीज़ है, ठीक है। आप पूछोगे अब कौन कैलकुलेट करता है, तो 2019 में गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया था CSO और NSSO को, और उसको दोनों को मर्ज करके बना दिया था नेशनल ये स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ इसकी स्टैटिस्टिक्स के अंडर में आता है, ठीक है ना। और इसको रिकमेंड करा था किसने, रंगाराजन कमेटी ने, ये याद रखना। और आप सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन अगर आपको देखना हो तो ये देख लो कि 2024 में प्राइमरी जो सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन है 18.8, सेकेंडरी का होता है 28.2 और टर्जरी का है लगभग 53%, ठीक है ना। और अगर अब आपको एक चीज़ देखनी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की। जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे तो उसमें कुछ कुछ टर्म्स आती हैं, ठीक है ना, वो हम समझेंगे कि वो टर्म्स क्या है। तो सबसे पहली टर्म है जो जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी वो है, रिफर्स टू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो टेरिटरी जो कि इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी। कहीं भी अगर डोमेस्टिक टेरिटरी आप लिखा हुआ देख रहे हो नेशनल इनकम में, तो उसका मतलब ये है जो भी ज्योग्राफी का एरिया है और एडमिनिस्ट्रेटेड हो रहा है जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं, ठीक है। आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, तो मार्केट प्राइस में लिखा है रिफर्स टू द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द प्रोडक्ट वाइल परचेजिंग फ्रॉम द सेलर। मतलब मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो कि एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए देता है सेलर से खरीदते वक्त, ठीक है। जैसे हम मैगी खरीदते हैं, मैगी अब 15 रुपए की आती है, तो वो उसका मार्केट प्राइस है। और उसमें इंक्लूड क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज इंक्लूडेड होती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब उसमें लिखा होता है ना MRP पे कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस वगैरह करके लिखा होता है, GST जितने भी इसमें अलग अलग टैक्स होते हैं सब इंक्लूड होते हैं। तो मार्केट प्राइस वो है। तो मार्केट प्राइस अगर लिखा हुआ, और फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको बताया था रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने बताया था आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। तो उसकी जो कॉस्ट होती है फर्म के द्वारा जो लगाई होती है और गुड्स और सर्विसेज बनाते वक्त, इसमें क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होता है उसमें तो टैक्स इंक्लूड होता है, इसमें हम टैक्स इंक्लूड नहीं करते, बस सब्सिडी जो हमें मिलेगी किसी भी फर्म को किसी भी चीज़ को बनाने के लिए वो इंक्लूड करते हैं बस। तो इसमें टैक्स और सब्सिडीज दोनों इंक्लूडेड होती हैं, इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता, सब्सिडी इंक्लूडेड होती है। तो आप जैसे ये फॉर्मूला अगर आप देखो तो फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दें तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दें तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आएगा, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर दें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो बोलेगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, तो आप बोलोगे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो माइनस सब्सिडीज कर दिया, ठीक है, वो आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना हो और फैक्टर कॉस्ट दे रखा हो तो ये नेट इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये क्या निकल जाएगा, ये मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ये टर्म्स हैं, ये आपको याद रखनी है, ये पूछे ये मतलब ये ज़रूरत पड़ती है निकालने के लिए ना। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया, ये सब। अब ये डेप्रीसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, तो डेप्रीसिएशन क्या होता है कि कोई भी अगर आप फिक्स्ड एसेट लेते हो, कोई भी जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गया, जैसे कार हो गया, ठीक है ना, तो उसमें हर साल कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होता है, उसकी कीमत घटती रहती है उसके चलने से, उसके चलाने से, है ना, या किसी भी अगर उसका एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है, it refers to the loss in a value of fixed assets which are used due to wear and tear or accidental damage, ठीक है। तो कोई भी जो कैपिटल गुड्स है, जैसे कार मान लो फॉर एग्जांपल, और उसको हर साल उसकी पैसे घट रहे हैं, ठीक है, पैसे उसके घट रहे हैं, तो अब उसको उसके पैसे घट रहे हैं ना, तो हर साल उसकी जो कीमत घटेगी उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है यार ये, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये एक फॉर्मूला है, ये अगर आप देखो NDP, तो नेट
इसका मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ये ध्यान बस ये रख लो कि अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। आप बस इतना याद रखो, ठीक है ना। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका क्या मतलब है, तो ये डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेसिडेंट जो इंडिया में नहीं रह रहे और माइनस फैक्टर इनकम उन रेसिडेंट की जो दो तरीके के रेसिडेंट हो गए। पहले कौन से, जो इंडिया के रेसिडेंट हैं और विदेश में रह रहे हैं। ठीक है, और दूसरे कौन होंगे, जो विदेशी होंगे और इंडिया में रह रहे हैं। तो हम जो विदेश वाले इंडियन रेसिडेंट होंगे उसकी तो ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम ऑफ द रेसिडेंट ऑफ अदर नेशनल्स रेसाइडिंग इन इंडिया। तो जो बाहर रह रहे होंगे उसके माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फॉर्मूला देख लो आप एक बार, नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मान लो अब ये बोल रहे हैं ये है NNP और ये है NDP। तो अगर आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो आपको इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है, पर ये पूछ लेता है कि क्या ऐड करने पे नेट से, अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, नेट से ग्रॉस पे मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस पे जाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना होगा तो उस पर क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, और नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस पर ट्रांसफर पेमेंट नहीं इंक्लूड करते। नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है, जैसे गिफ्ट होता है, डोनेशन होता है, स्कॉलरशिप होता है, ठीक है ना, पेंशन होती है। ठीक है, वो हम यूज़ नहीं करते। अब देखो ये चीज़ समझने की है। अब ऐसे ऐसे होता है, जैसे आपको अब दे सकता है, समझो यहाँ देख के समझना कि आपको दे दिया GDP एट मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस दे दिया। उसने बोला कि अब मुझको आप GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकाल दो। तो मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो GDP MP में से माइनस क्या कर दोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, तो आप फैक्टर कॉस्ट पे चले जाओगे। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करा इसने, GDP MP में से माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज कर दिया। ठीक है, इसने बोला अब GDP FC से अब GDP MP से हमको NDP MP पे जाना है, तो G से N पे जाना पड़ेगा। तो क्या करा इसने, ये MP तो MP है, D है, D है, तो बस G से N पे जाना है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे G से अगर N पे जाना है तो। ठीक है, अब ये GDP MP है और ये NDP FC है, तो इस पे क्या करेंगे, माइनस, पहले तो यहाँ पे इसको लाके क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ठीक है, फिर उस पर माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज कर देंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपको समझना है तो ये ऐसे ही है। और नेशनल इनकम किसको बोलता है, NN, ये याद रखना, ये पूछ लेता है, NNP एट FC को नेशनल इनकम बोलते हैं। तो अब जैसे आप देखो, ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करना है, माइनस। डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है तो ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो अब जैसे आप इसको देखो, GDP MP और NNP FC, तो G से N हो रहा है, D से N हो रहा है, P सेम है और MP से FC हो रहा है। तो मतलब इसमें GDP MP में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, NFIA प्लस होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज होगा। ठीक है, आप एक बार इसको रिवाइज करना, देखना नहीं समझ में आए तो मैं एक बार और समझा दूंगा, पर आप देखना, समझने की कोशिश करना कि अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम को प्लस करना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज करना है। ठीक है,
आप ये वाला चार्ट पेपर एक बार देखना, जीडीपी से एमपी खुद जाने की कोशिश करना और आप देखना कि इसमें क्या प्लस कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है। आप एक बार खुद से बैठ के समझोगे ना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखने वाली एक और चीज़ क्या है, मेथड्स होते हैं कुछ कैलकुलेट करने के कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम। तो 3 तरह के मेथड्स होते हैं। इसमें पहला है प्रोडक्ट मेथड, इसको आउटपुट मेथड भी बोलते हैं और वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, ठीक है ना। तो जितनी भी जो भी प्रोडक्ट, तीनों सेक्टर आपको होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, तीनों सेक्टर ने टोटल जितनी भी वैल्यू की आउटपुट की होगी ना या प्रोडक्शन की होगी वो इसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। तो प्रोडक्शन मेथड में आप समझ गए कि जितने भी तीनों मेथड, तीनों सेक्टर आउटपुट या फिर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे वो टोटल प्रोडक्ट का देके वो हम अपने आप को जीडीपी मान लेंगे, ठीक है। और एक इनकम मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोलते हैं। और इसमें होता है कि जो इनकम है तीन मेजर हेड से कमाई है वो इसको इसमें ऐड करते हैं। कौन कौन सी, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, तो जो आप एम्प्लॉय को कंपनसेशन करते हो, वेजेस और सैलरीज पूरी कंट्री की, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी जो आप देते होगे। और मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, जिससे आप खुद की अगर आप कुछ काम करते हो तो उसमें जो आप प्रॉफिट कमाते हो वो इसमें आएगा, ठीक है। तो इनकम मेथड में ये है कि 3 तरीके की इनकम है, जो वेजेस और सैलरी से कमाते हो, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी से कमाते हैं, और मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड से कमाते हैं, ठीक है। वो आ जाएगा इनकम मेथड में। एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, इसको टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कंट्री का टोटल एक्सपेंडिचर होता है ना पर्टिकुलर ईयर में, है ना, वो कंसीडर करते हैं नेशनल इनकम बनाने में। कि मतलब जितना भी खर्चा हुआ, आप जैसे ये मान लो कि तीनों सेक्टर में कितना खर्चा हुआ हमको पूरी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, तो वो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में मानेंगे, मतलब रखेंगे, ठीक है। तो 3 होते हैं, बस 3 के ज़्यादातर नाम ज़रूरी हैं, इसमें समझना तो इतना ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ मिसलिनियस चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। रियल इनकम वर्सेस नॉमिनल इनकम, एक रियल इनकम होती है, एक नॉमिनल इनकम होती है। रियल इनकम, रियल जीडीपी किसे बोलते हैं, रियल इनकम जीडीपी वो होती है जो इन्फ्लेशन को से एडजस्ट करके हम जिस पे आते हैं। मतलब 2011 में और 2025 में कुछ चीज़ बढ़ी, तो जैसे वो चीज़ अब 100 की थी 2011 में, तो 2025 में वो 150 की हुई। आपको लगा कि भाई वो 50 रुपये बढ़ी है, पर अब वो इन्फ्लेशन बढ़ बढ़ के महंगाई जो बढ़ बढ़ के 6% या 7% के हिसाब से बढ़ी है, तो उसकी जो वैल्यू थी, जो उसके जो प्रोडक्शन करने में जो चीज़ें लग रही थी उसके पैसे बढ़े ना, इसलिए उसकी जो प्राइस है 150 चली गई, ठीक है ना। तो या तो आप जैसे आप ये समझो कि कोई चीज़, मान लो पार्ले जी अब 5 मैगी जैसे 10 की थी, अब 15 की है, ठीक है ना। तो आती तो सेम ही है, ज़्यादा तो आती नहीं है। तो इसकी जो प्राइस है सेम क्वांटिटी के लिए जो बढ़ी है वो किस लिए बढ़ी है, वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है, क्योंकि महंगाई हो गई है, ठीक है ना। तब हम जो महंगाई होती है, तो अब हमारी जो इकोनॉमी है 10 से 15 रुपये तो कमा रही है, पर क्या वो सही में 10 से 15 रुपये कमा रही है? नहीं। इसका मतलब है नहीं, क्योंकि 10 से 15 तो वो हुई, पर उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन बढ़ी है वो भी तो इसमें कैलकुलेट होगी ना। तो हमें फ़ायदा तो इतना कुछ हुआ नहीं कि जो 10 की चीज़ है वो 15 की होने लगी है इसलिए उसको पैसे बढ़ाने पड़े। या तो ऐसा होता कि 10 से 15 की हुई, पर जो रॉ मटेरियल वो अभी 10 का ही लग रहा है, अब पैसे ज़्यादा बढ़ गए, तो ये मान के चलेंगे कि हाँ हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ी है। पर 10 की 15 हुई, उसकी वजह क्या था, वो तो महंगाई वजह थी। तो इससे कोई हमारी इकोनॉमी को थोड़ा ना फ़ायदा हुआ है, पैसे तो अब भी उतने लग रहे हैं, जब भी उतने लग रहे हैं, तो वो रियल जीडीपी में मानेंगे। नॉमिनल जीडीपी कौन सी होती है, नॉमिनल जीडीपी वो वाली होती है जिसमें हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं करते। 10 से 15 की हुई तो हमने मान लिया कि हाँ भाई 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, ये नहीं देखा हमने कि भाई ये इंक्रीमेंट इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है या फिर भाई प्रॉफिट जो उसने बढ़ाया उसकी वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है। बस हम ये मान लेंगे कि इसमें भाई इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये बोल रहा है ये मार्केट वैल्यू पे देखा जाता है कि अब कुछ चीज़ जब इतने की मिल रही थी अब इतने की मिल रही है, और ये हर साल चेंज होती है। और जीडीपी डिफ्लेटर एक होता है टर्म, ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, कोई भी चेंज नापने के लिए कि भाई पहले हमारी जो जीडीपी थी इतनी थी, अब 2025 में इतनी है,
तो कितने परसेंट का चेंज हुआ है, तो हम वो जीडीपी डिफ्लेटर से यूज़ करते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखना। जैसे मैं कैसे याद रखता हूँ, एन पहले आता है ABCD में और आर बाद में आता है, तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला एग्जांपल अभी देखते हैं। आप टाइप्स ऑफ गुड्स देखो कि अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं। तो पहले तो रॉ मटेरियल होते हैं। रॉ मटेरियल कौन से होते हैं, जो कि और जो फाइनल गुड्स हैं, है ना, उसको बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि जो गेहूं होता है वो आटा बनाने के काम आता है, ठीक है ना। फिर दूसरे कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो गुड्स, दूसरे इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जिनको दोबारा एक बार प्रोसेसिंग उनकी हो गई है पर उन्हें दोबारा प्रोसेसिंग में लाना पड़ता है, जिससे कि वो फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में हाथ बटा सके। मान लो जैसे कि हमने आयरन और निकाला, उससे स्टील बना दिया, पर अब कार बनाने के लिए फिर से स्टील चाहिए, तो स्टील एक इंटरमीडिएटरी गुड हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो कार बनाने के लिए बीच में चाहिए उसे, ठीक है। फिनिश्ड गुड कौन से होते हैं, जो जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करने के लिए फिट होते हैं, उनको फिनिश्ड गुड बोल सकते हैं। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो फाइनल गुड है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया या टूल हो गया, तो वो गुड्स कैपिटल गुड्स में आते हैं। और कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं, गुड्स लाइक फूड एंड क्लोथिंग, मतलब वो वाले गुड्स जो आप बनते ही कंज्यूम कर सको, जैसे फूड हो गया, कपड़े हो गए, तो आप बनते ही उन्हें कंज्यूम कर सकते हो ना, तो वो होते हैं कंजम्पशन गुड्स। अब एक बार ये वाला रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझाने के लिए ये वाला एग्जांपल है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये बोल रहा है 2022 में 100 गाड़ियाँ बनाते थे और 5 लाख रुपए उनका प्राइस था, तो 5 करोड़ का नॉमिनल जीडीपी हुआ, ठीक है ना। 2023 में क्या हुआ कि गाड़ी तो 100 ही बनी पर उसका प्राइस 6 लाख 1 लाख से बढ़ गया, तो वो 6 करोड़ हो गया, ठीक है। अब इसमें आप ये एक चीज़ देखो कि भाई गाड़ी तो 100 ही बनी, तो इसमें कुछ फ़ायदा थोड़ी ना हुआ है। ये जो पैसे बढ़े हैं ये तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गए हैं, 5 से 6 हुआ, ठीक है ना। तो आप ये बोलोगे कि जो रियल जीडीपी है वो तो थी 5 करोड़ की, और जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 6 करोड़ की, क्योंकि जो 1 लाख बढ़े वो तो भाई इन्फ्लेशन से बढ़े ना, उसमें कुछ फ़ायदा थोड़ी है। पर यहाँ पे देखो, अब 2024 में क्वांटिटी हो गई 120 और प्राइस बढ़ गया 6,50,000 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अब क्वांटिटी 100 से 120 हो गया, तो आप 20 ज़्यादा बनाने लगे हो। तो ये फ़ायदा होता है। नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा कि आपको ये तो फ़ायदा दिखेगा, 5 से 6 का फ़ायदा तो दिखेगा, पर वो क्वांटिटी में नहीं दिखेगा, क्योंकि आप बना तो तब भी 100 रहे हो, अब भी 100 रहे हो, ठीक है ना। प्राइस का फ़र्क दिखेगा बस, कि भाई प्राइस तो 5 से 6 हो गया, तो आपकी कंपनी में तो दिखेगा कि भाई आपको फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, पर असलियत में इन रियलिटी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, क्योंकि आप सेम ही क्वांटिटी बना रहे होते हो, बस आपके जो खर्चे हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गए हैं। तो आप बना तो ज़्यादा रहे हो, 5 से 6 करोड़ का आपने बना तो दिया है, पर वो फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप, ये तो यहाँ तक ही था ये वाला चैप्टर। अब आप कोई किसी को कुछ इसमें पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप पूछ लो।